नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे भाई, बढ़िया होंगे और तैयारी भी भाई गलती से ठीक ठाक कर रहे होंगे। आई नो ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। क्लास 10th के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब सामाजिक के 10th बोल दिया मैंने, ये नहीं बताया किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो क्लास 10th सामाजिक में जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कहते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, तो वो आज मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा थॉट हो जाए कि थॉट क्या है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। क्या है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। है ना, आप कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हो कि भाई हम आगे बढ़ जाएं, है ना, हम कुछ अच्छा कर जाएं। जब आप कोशिश ही नहीं करना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तुम सोचो कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, तो बट वो पॉसिबल नहीं होता बेटा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता। चले, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। चले तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चले तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न विद सॉल्यूशन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, क्लास 10 का जो फ्री ग्रुप है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। उस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा क्लास 10 का। ठीक है, बाकी नंबर दे देता हूं, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है मालूम कर सकते हो। ठीक है, 9058704381 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देना और कहना कि सर मुझे क्लास 10 के फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना है, यहाँ फ्री पीडीएफ मिलती हैं, तो फिर मैं आपको वो सभी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति की याद या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? किसी भौगोलिक संस्कृति की या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच की एकता की जो भावना का जो वाहक होता है वो बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैजनी कौन था? मैजनी मुक्ता एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बो नगरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। कौन? मेजनी। मेजनी कौन था? एक साहित्यकार था और वो राजनीतिक यानी राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व था, ज्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, और वो गणतंत्र में सबसे ज्यादा विश्वास करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, नोट कर लेना भाई इन्हों को, क्लास 10th के लिए हैं, जे इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना। ठीक, चलिए, तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? उत्तर है, फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। उसने 1840 ईस्वी में गंजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रिया वाले था। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीर का साथ पसंद करता था।
उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। सफलता सुधारवादी रहने लगे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के लिए यही सब कारण थे। कौन से सब कारण थे? यही सब कारण थे कि वहां पर जो है नए नियम लागू नहीं किए जाते थे सुधार के लिए, ठीक है। भुखमरी और बेरोजगारी बहुत थी, सुधार किसी चीज में वो कर नहीं रहा था। इसके अलावा अमीरों का साथ वो पसंद करता था, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। अभी मैं नॉर्मली भाषा में समझाता हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गरीबों का भला ना सोचकर अंबानी अडानी इनको और अमीर बनाने के चक्कर में लग जाए, है ना। तो गरीब क्या करेंगे? गरीब फिर जो है इनकी सरकार का बहिष्कार कर देंगे। उसी तरीके से ही लुई फिलिप के साथ हुआ था, ठीक है। 4th प्रश्न, पूंजीवाद क्या है? भाई जितने भी मैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहा हूं, ये सभी 2024 में देखने को मिले थे, ठीक है। उससे पहले भी देखने को मिले, लेकिन मैं तो सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूं। 2024 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी समझना ना समझना वो आपकी इच्छा है। पूंजीवाद क्या है? उत्तर, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। मतलब कि खुद ही पैसा लगाते हैं और खुद ही मुनाफा खाते हैं, यानी कि रिस्क है लाला तो इश्क है। हर्षद मेहता का डायलॉग है ना, स्टॉक मार्केट की तरह है कि भैया जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा कमाओगे। चलिए, क्लियर है ना यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट, प्रॉब्लम या क्वेश्चन तो नहीं है ना भाई? क्लियर है सभी चीजें यहां तक? चले, ठीक है। अगला प्रश्न, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? उत्तर, 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देश में जब रूस हार गया था तो वहां क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करते बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्तों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत सारे लोग, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, जो कि मारे गए। वह रविवार का दिन था। तब से उस तिथि का रविवार मतलब खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। तो पता चल गया खूनी रविवार क्या है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी दो के नारे लगाए। कहां पर? जापान के एक छोटे से एशियाई देश में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो उत्तर है, एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरी को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। तो वो थी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ठीक है। अरे एक तरफा तो समझते हो ना आप, 2 लोग हैं, दोनों ने बराबर गलती की, लेकिन सर आकर सिर्फ एक को ही डांटे, एक को ही पीटे, तो वो क्या होगा? वो एक तरफा हुआ, ठीक है। उड़ान का परिंदा अरबा, सर पोल कराओगे? सर पोल प्लीज, पोल किस चीज का कराना है भाई? चलिए, अगला प्रश्न, हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है? उत्तर,
कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था और कंबोडिया भारतीय हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन तीन द्वीपों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। होआ आंदोलन की चर्चा करें। 8वां प्रश्न क्या है? होआ आंदोलन की चर्चा करें। उत्तर, होआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। इसका नेता हुइन फुसो था। ठीक है, हुआ क्या कह रहा हूं कि सर ये तो हुआ बड़ा अजीब लग रहा है। वो कौन सा है वो बालवीर जो नाटक आता उसमें है ना डूबा डूबा, तो ऐसा ही लग रहा ना हुआ चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्लियर है ना यहां तक? हाँ अरबाज, ये जो है यूपी बोर्ड का है। चलिए बताइए क्लियर है यहां तक? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जब प्रथम विश्व चल रहा था, तो तुर्की और जो ब्रिटेन थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता देता हूं। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? उत्तर क्या है? दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल था। ठीक है, तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? नमक बनाना और अंग्रेज जो कि ब्रिटिश सरकार का जो कानून था उसको तोड़ना, और कानून को तोड़ने के बाद में सरलता से बिना भागे बिना किसी विरोध के अपनी गिरफ्तारी दे देना। ठीक है, चलिए आगे है आपका फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो उत्तर, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख 2 कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहले नए नए यंत्रों का आविष्कार, और दूसरा गांव में गृह उद्योगों की समाप्ति, जिससे शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति। ठीक है, जो फैक्ट्री प्रणाली का जो मतलब जो बाहर हमारे शहर में कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो आज इतनी क्यों फल फूल रही हैं, या फिर उनमें आज श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि गांव में गृह यानी कि गांव में घर घर पहले काम हुआ करता था। कोई सूत काटता है, ठीक है, और कोई कुछ कर रहा है, कुछ पशु पालन कर रहे हैं, कुछ मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बकरी पालन कर रहे हैं।
ठीक, तो ये करते थे सब लोग। लेकिन अब इन चीज़ों को ख़त्म कर कर लोगों ने शहरों में जाकर नौकरियां करना ज़्यादा अच्छा समझा, और वो नौकरी कर रहे हैं तो गांव से रोजगार खत्म हो रहा है। गांव का रोजगार तो खत्म, अपना खुद का जो काम था, उद्योग था, वो भी खत्म हो गया। शहर जा रहे हैं, दूसरे पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, वहां से अपनी मेहनत का आधा भी नहीं ले पाते, बाकी का जितना होता है वो पूंजीपति खाते हैं, इसलिए वो पूंजीपति लाभ उठाते हैं, लाभवंती होते हैं। अभी प्रश्न आया तो था कि पूंजीपति क्या है, पूंजीपति कौन है, ये प्रश्न आया था ना, तो ये वो यही था भाई, वो इसी से जुड़ा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर क्या है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 ईस्वी में हुई। इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। ठीक है, तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 में हुई थी। ठीक है, और इस आयोग का एक ही उद्देश्य था कि जो भारतीय उद्योग और व्यापार हैं, जो वित्त संबंधित कार्य क्षेत्र हैं जितने भी, उनको सरकार से सहायता मिले। ठीक है, ना कि सरकार उनको सहायता दे, सरकार को उनसे सहायता मिले। कैसे सहायता मिले, टैक्स लेकर, है ना, कैसे, टैक्स लेकर, कर वसूल कर। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। दांडी यात्रा कब हुआ था, अरबाज। तो भैया आपकी जो दांडी यात्रा थी वो थी आपकी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, जो कि शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को और जो कि खत्म हो गई थी 6 अप्रैल 1930 को, जैसा कि इस वाले प्रश्न में यहां पर बताया गया था। दांडी यात्रा वाले में देखो, दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930, तो दांडी कब पहुंचे थे गांधी जी अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर, यानी कि सभी आंदोलनकारियों को लेकर 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये 1930 को खत्म हुई थी और आपकी ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। ठीक है, ठीक है ना अरबाज। चलिए, अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पुटअप किया। चलें अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? उत्तर, 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थीं जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, भले ही यह उद्योग गृह उद्योग में चलते थे, जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गुड़ उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि। ठीक है, मतलब पहले जितने भी 18वीं शताब्दी में जितने भी लोग थे, ज्यादातर क्या ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि 100% लोग थे। अब 100% जो लोग थे, जो काम करने वाले थे, ये सेल्फ के लिए वर्क करते थे, यानी कि खुद के लिए काम किया करते थे, यानी कि खुद के घर में ही वस्तुओं को बनाते थे, चाहे वो गर्म कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, या फिर खाने की वस्तुएं हो, या फिर मदिरा पान हो, ये खुद से ही इन चीज़ों को बनाते थे और इनका खुद प्रयोग करते थे। ठीक है, अब क्या है, अब तो आपको पता ही है सभी चीज़ें बाहर से ही आती हैं भाई। 14वां क्वेश्चन, विश्व बाजार किसे कहते हैं? जिस स्थान पर था, जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती हैं, उसे विश्व बाजार कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या है? आधुनिक तरीकों से अकस्मात हुए उद्योगों के विकास को
औद्योगिक क्रांति चलाई जाती है, जैसे कि वाष्प शक्ति से। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं हम वाष्प शक्ति से। ठीक है, लास्ट प्रश्न, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, भूमंडलीकरण उसे कहते हैं जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में काम करने लगता है। दुनिया के सभी देश व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? भूमंडलीकरण। ठीक है, जैसे कि एक सिंडिकेट होता है जहां पर सभी उद्योगपति, सभी व्यापारी अपने अपने काम के लिए एक दूसरे से या तो मदद मांगते हैं या फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे ये थे आपके 2024 के। ठीक है, और ये टोटल सब में से ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपका एसएसटी का जो भाग है, जो कि आपके सामाजिक का जो भाग है उसके फर्स्ट भाग के हैं। ठीक है ना, उसके फर्स्ट भाग के हैं, इस बात को ध्यान रखना। कहीं समझ लगाओ कि सर ने पूरे में से कराए, भाई पूरे में से अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट भाग आपका आपको पता ही है भाई किसका है? इतिहास का है। ठीक है, तो जितने भी ये प्रश्न हैं ये इतिहास के हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2024 में देखने को मिले थे। उससे पहले भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अभी आपको 2024 के लिए, जल्द ही आपको 2023, 22, 21, 20, 19, 18 जितने भी जो इंपॉर्टेंट रहे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, अगर कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां आप कमेंट कर कर अपना डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है ना, चलिए, तो फिलहाल हमारी इस प्यारी सी वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो वाकई में हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।